नमस्ते, नमस्कार प्यारे दोस्तों। सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम और सभी प्यारे दोस्तों को जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे, बेहतरीन होंगे, एकदम बिंदास होंगे, एकदम शानदार तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो दोस्तों आ जाइए, सेशन को शुरू करते हैं। नमस्ते सभी को, नमस्कार सभी को गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? अपना हालचाल ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि जब हम आपका हालचाल जान लेते हैं ना, पढ़ाई का जो मज़ा है वो दुगना हो जाता है। तो मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, उम्मीद तो यही है मेरी कि मेरे प्यारे बच्चे, प्यारे दोस्त भी एकदम बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से आप लोग तैयार होंगे पढ़ने के लिए। अब सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो लाइब्रेरी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें इस टाइम थोड़ी सी ज़्यादा सर्दी होती होगी और थोड़ा सा चाय और कॉफ़ी की भी आपको नीड होती होगी, है ना, जब आप लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। गर्मियों में तो नहीं, गर्मियों में तो हम बॉटल में पानी वगैरह लेकर जा सकते हैं, लेकिन सर्दियों में थोड़ा सा याद आती है चाय और कॉफ़ी, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें थोड़ा सा लगता है एनर्जी की ज़रूरत है सर्दी में ज़्यादा। तो राम राम सभी को, नमस्कार सभी को। आप लोग जल्दी से आ जाएं, क्लास को शुरू करते हैं। सब बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो चलिए अब हम चलते हैं और सेशन को शुरू करते हैं। तो आज एक नए टॉपिक के साथ, यानी कि कोशिका वाले टॉपिक के साथ हम लोग चीज़ों को शुरू करेंगे। और ये टॉपिक इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि यहाँ से आपको पॉसिबिलिटीज़ होती है सबसे ज़्यादा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने की। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ जाओ, बहुत अच्छे से हम लोग समझते हैं। मैं एकदम बढ़िया हूँ, ठीक है, मैं एकदम बढ़िया हूँ, क्लियर। चलो अब हम लोग बात करते हैं कि मैम जो सेल होती है, कोशिका होती है, क्या होती है कोशिका में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे समझना चीज़ों को, ठीक है। तो कोशिका क्या होती है? किसी भी सजीव को बनाने वाली सबसे छोटी इकाई। अगर हम इस पृथ्वी पर किसी भी सजीव की बात करते हैं, किसी भी लिविंग की बात करते हैं, तो वो जिससे बना है ना उसी को कहते हैं कोशिका। तो भाई कोशिका क्या होती है आप लोग बताओगे? सजीवों के शरीर को बनाने वाली, ठीक है, सजीवों के शरीर को बनाने वाली, क्लियर, शरीर को बनाने वाली सबसे छोटी इकाई, क्लियर, बनाने वाली सबसे छोटी इकाई, इसको क्या कहते हैं भाई? इसी को कहते हैं कोशिका। तो सजीवों के शरीर को बनाने वाली सबसे छोटी इकाई जो होती है उसी को कहते हैं हम लोग कोशिका, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम बताएंगे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई या सजीवों के शरीर को बनाने वाली जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसी को हम लोग कहते हैं प्यारे दोस्तों क्या? कोशिका, क्लियर। अब मैडम जो कोशिका होती है यही हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी कही जाती है। तो बिल्कुल प्यारे दोस्तों, आपको कोशिका के बारे में कभी भी पूछे कि कोशिका क्या है, तो आप बताओगे कि सजीवों के शरीर को बनाने वाली सबसे छोटी इकाई। मतलब जैसे मैं हूं, मैं सजीव हूं, तो मेरे शरीर की जो सबसे छोटी यूनिट है ना वो कोशिका है। आप लोग सजीव है, आपके शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। मतलब आपका शरीर जिस छोटी से छोटी चीज से मिलकर बना है वो कोशिका है, ठीक है। तो क्या कोशिका सजीवों में ही होती है? हाँ जी बेटा, बिल्कुल, कोशिका सजीवों में होती है। मैं हमेशा बताती हूँ ये पेन है, ये सजीव है क्या? तो कहोगे नहीं मैम। तो इसके अंदर कोशिका नहीं है तो हम कहेंगे नहीं। कोशिका हमेशा लिविंग चीजों में मिलती है, सजीवों में मिलती है, ठीक है। तो सजीवों के शरीर को बनाने वाली सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका, क्लियर। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म होते हैं आप लोगों के सजीव, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। कोशिका की एक और डेफिनेशन होती है, क्या? कि कोशिका के बारे में ये भी आता है कि भैया आपको याद रखना है कि सजीवों की क्रिया, ये कलर दिखेगा नहीं, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, ऐसे भी लिखा मिल सकता है कि सजीवों की संरचनात्मक, मतलब हमारी संरचना इसी से बनी होती है, ठीक है। संरचनात्मक, प्यारे दोस्तों, हमारे शरीर की संरचना बनाने वाली वह क्रियात्मक इकाई भी कोशिका ही है। तो कोशिका को ही कहा जाता है संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। तो सजीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। तो कभी भी पूछे कोशिका क्या है, ऐसे भी आ सकता है आपको कि सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, यानी स्ट्रक्चरल, यानी आपके शरीर की जो संरचना बनाई है, एंड फंक्शनल, आपके शरीर के अंदर जो काम करते हैं आपके ऑर्गन, ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ
यूनिट ऑफ लिविंग। क्लियर? तो सजीवों के शरीर की प्यारे दोस्तों संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी हम किसको कहते हैं? कोशिका को कहते हैं। मैम संरचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं, क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि कोशिका ने ही आपके पूरे शरीर को बनाया है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आपके शरीर में क्या क्या है प्यारे दोस्तों, तो आप कहोगे कि मैम एक व्यक्ति के शरीर के अंदर, मान लो ये कोई व्यक्ति है, अपना ही एग्जाम्पल लेकर चलते हैं भाई, हम भी तो सजीव हैं। तुम कहोगे यस मैम हम भी सजीव हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे क्या हो गए? हाथ हो गए भाई प्यारे दोस्तों, ठीक है। क्लियर? ये तुम्हारे हाथ हो गए और इस तरीके से तुम लोगों के पैर हो जाते हैं भाई प्यारे दोस्तों, ठीक है। ये क्या हो जाते हैं? तुम लोगों के पैर हो जाते हैं भाई। क्लियर? तो ये कौन है? ये तुम हो ना। ये कहोगे कि मैम आप भी तो हो, अच्छा चलो मुझे मान लो। ये कौन हो? ये तुम हो प्यारे दोस्त, ठीक है। अब जब मैं तुम्हारे शरीर की बात करती हूँ तो तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन है। जैसे यहाँ तुम्हारे फेफड़े हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर क्या है? आप लोगों की सांस नली है और यहाँ पर आप लोगों के लंग्स हैं, फेफड़े हैं। यहाँ पर फेफड़े पसलियों ने घेरे हुए हैं आपकी, ठीक है। यहीं पर आप लोगों का दिल भी बैठा हुआ है, ठीक है। आप लोगों का ब्रेन है यहाँ पर। क्लियर? ब्रेन है आपकी बॉडी के अंदर। आपका पेट है, इस तरीके से ये आप लोगों का पेट है। आप लोगों का लीवर है आपकी बॉडी में। आपकी पेनक्रियाज ग्लैंड है, आपकी आंतें हैं प्यारे दोस्त। ऐसे देखें तो आपकी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन है। आपकी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन है, तुम ही हो ये सारे, ठीक है। तो आपकी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन है भाई। तो ये सब ऑर्गन किससे बने हुए हैं? कि आपका दिमाग, आपका जो ब्रेन है, आपका दिल, आपके फेफड़े, आपकी पसलियां, मतलब जो भी तुम्हारी बॉडी के अंदर है ना, जो भी तुम्हारी बॉडी के अंदर है, वो सब मिलकर बना है सेल से। वो सब बनाया है कोशिका ने। तो भाई आपके शरीर की संरचना बनाने का काम किसने करा? कोशिका ने। अगर मैं कहूँ हमारा दिल किससे बना है, तो कोशिका से बना है, हार्ट हमारा। अगर मैं कहूँ मैम हमारे फेफड़े किससे बने हैं, तो आप कहोगे मैम कोशिका से बने हैं। आप लोगों के फेफड़े भी कोशिका ने ही बनाए हैं। अगर मैं कहूँ मैम हमारा यकृत किसने बनाया है, तो आप कहोगे कोशिका ने बनाया है, लीवर। अगर मैं कहूँ मैम हमारा पेट, हमारा आमाशय किसने बनाया है, तो आप कहोगे मैम हमारा आमाशय, या जिसको पेट कहते हो या जिसको स्टमक कहते हो, ये किसने बनाया है, तो कोशिका ने। मतलब आपके शरीर में ऐसी कोई ऑर्गन बची नहीं है जो कोशिका ने ना बनाई हो। ये खाल भी कोशिका ने बनाया है, आंखें, आंख, नाक, कान, सब आपका किसने बनाया है? कोशिका ने। तो इसीलिए हमने कहा कि हमारे शरीर को या सजीवों के शरीर को बनाने वाली इकाई कोशिका है। तो हमारी संरचना किसने बनाई? कोशिका ने। और मैम जितने भी ऑर्गन हमारे काम करते हैं, मान लीजिए आपका दिल क्या काम करता है? पूरी बॉडी में रक्त को बहा रहा है, सर्कुलेशन कर रहा है पूरी बॉडी में। आपके फेफड़े क्या करते हैं? अभी आपने पढ़ा था, श्वसन का काम करते हैं, ठीक है, श्वसन का काम करते हैं। मैम आपका लीवर खाने को पचाता है, आपके पेट में खाना पचता है। तो मतलब ये जितने भी ऑर्गन आपके काम कर रहे हैं, वो काम भी कोशिका की वजह से ही कर रहे हैं। तो कोशिका ने ही संरचना बनाई, कोशिका ही काम कर रही है। इसीलिए कोशिका को कहते हैं संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। इसीलिए कोशिका को कहते हैं संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, ठीक है। हाँ बेटा, वहां से आप साइंस बिल्कुल सभी एग्जाम्स की कर सकते हो फाउंडेशन बैच से, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से आपने लिखा कि कोशिका क्या होती है? सजीवों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई, ठीक है। तो चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ एक और स्लाइड, कि कभी भी आप लोगों को पूछे कि सेल क्या होती है, तो आप लोग बताते हो द यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं इसको। मतलब हमारे सजीवों की इकाई, जीवन की इकाई भी कहा जाता है कोशिका को, क्योंकि सजीवों में ही पाई जाती है। सजीव जिंदा ही कोशिका की वजह से है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो सजीव होते हैं और जो निर्जीव होते हैं, इनके अंदर अगर हम लोग देखें तो क्या आपको देखने को मिलेगा। तो जब हम सजीवों की बात करते हैं तो सजीवों के शरीर में क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ सेल, कोशिका की उपस्थिति। जैसा मैंने अभी कहा, अभी मैंने आपको समझाया था कि जितने भी सजीव हैं सबके अंदर क्या पाई जाती है? कोशिका, ठीक है। और कोशिका को क्या कह देते हैं? जीवन की मूलभूत इकाई भी कहते हैं और जीवन की मौलिक इकाई भी कहते हैं। अभी जो मैंने कहा था संरचनात्मक इकाई और क्रियात्मक इकाई, उन्हीं को अगर आपको नई दूसरे शब्दों में डिस्क्राइब करे तो ऐसे भी दे सकता है कि कोशिका ही जीवन की मूलभूत इकाई है या कोशिका ही जीवन की मौलिक इकाई है। तो अभी मैंने आपको क्या कहा? सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है, ठीक है। सजीवों के शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई
स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग, सेल है। आपको पूछे कभी भी विच इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग, सजीवों की मूलभूत इकाई कोशिका है। या आपको कभी पूछे कि सजीवों की मौलिक इकाई, बेसिक यूनिट या फंडामेंटल यूनिट या स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट या स्मॉलेस्ट यूनिट, ये सब कही जाती हैं कोशिका। ये सब की सब क्या होती हैं बेटा? कोशिका होती हैं। अब बात करते हैं कि कोशिका के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा है। यहां से क्वेश्चन आता है बेटा पेपर में, यहां से क्वेश्चन आता है जीवों के प्रकार। जीव कितने प्रकार के होते हैं बेटा? जीव होते हैं दो प्रकार के, एक कोशिका वाले जीव और दो कोशिका वाले जीव। मतलब एक होते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यानी एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय कितना सिंपल, नाम से पता चल रहा है, जिनमें केवल एक कोशिका होती है वो होते हैं एक कोशिकीय जीव। तो जिनके अंदर आपको एक ही कोशिका दिखे वो एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, तो लिखोगे कि भाई ये केवल एक कोशिका से बने होते हैं। पेपर में कभी भी पूछे कि एक कोशिकीय जीवों के बारे में कौन सा कथन सत्य है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, तो आपने नाम से बता दिया एक कोशिकीय है, मतलब इनमें एक ही कोशिका होती है। ठीक है, मतलब इनमें एक ही कोशिका होती है। ठीक है, चलो आगे हमने बात करी। अब एक कोशिकीय जीवों के एग्जाम्पल बहुत पूछता है पेपर में, याद रखना बेटा। अमीबा, अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है बेटा। ये पानी में रहता है, तालाब में रहता है। ये इतना छोटा है कि आपको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही कोशिका है। वैसे ही पैरामीशियम भी क्या है बेटा? एक कोशिकीय होता है, ये भी पानी में रहता है, बहुत छोटा है। क्यों है छोटा? क्योंकि एक ही कोशिका से बना है। मैम बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु जिसको कहते हो, एक कोशिकीय है। छांटने को आएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है, आपको याद रखना है ये सब एक कोशिकीय हैं। युगलीना क्या है बच्चा? एक कोशिकीय है। तो अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, युगलीना, ये सब क्या होते हैं प्यारे बच्चा? ठीक है, ये सब एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, हाँ ये न्यू चैप्टर है बेटा। अब देखो, अगर मैं आपको कहूं कि मैम ईस्ट, ईस्ट भी इसमें ऐड कर लीजिएगा, ये भी एक कोशिकीय होती है, ईस्ट। ठीक है, अगर मैं कहूं क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, डोमोनास, तो ये क्या है? क्लेमाइडोमोनास, ये एक शैवाल है। क्लेमाइडोमोनास, डोमोनास, नास मतलब कतई नाश करके रख दिया, तो क्लेमाइडोमोनास ये भी क्या होता है? एक कोशिकीय है। अब आपको कभी भी छांटने को आए कि कौन से एक कोशिकीय जीव होते हैं, विच आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, तो आप कहोगे जो एक कोशिका से बने हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, जैसे अमीबा, युगलीना, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ईस्ट और क्लेमाइडोमोनास। अब मैम दूसरे जीव कौन से होते हैं? ये तो एक कोशिका वाले हो गए। दूसरे होते हैं दोस्तों बहुकोशिकीय जीव। दूसरे कौन से होते हैं प्यारे दोस्तों? आप बताओगे बहुकोशिकीय जीव। तो जो दूसरे जीव होते हैं वो होते हैं बहुकोशिकीय जीव। अच्छा मैम बहुकोशिकीय जीव कौन से होते हैं? तो बहु का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? बहु का मतलब, अब बहु वो नहीं है कि गाना आता है सपने में हो गया रे कमाल, रात मेरा बहू आ गई, तो बहु वो नहीं है ना। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो आप लोगों के बहुत एक कोशिका से बने हैं, और दूसरे होते हैं मल्टी सेल्युलर, मल्टी मतलब बहुत सारे, तो बहु कोशिकीय मतलब जो बहुत सारी कोशिका से बने हैं वो होते हैं आप लोगों के बहु कोशिकीय। तो बहु कोशिकीय कौन होते हैं? ये कई कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। अच्छा ये बताओ हम क्या हैं? हम एक कोशिका से बने हैं या बहु कोशिका से बने हैं? बताओ, हम एक कोशिका से बने हैं या बहुत सारी कोशिकाओं से बने हैं? तो आप कहोगे कि मैम हम लोग तो बहुत सारी कोशिका से बने हैं, तभी तो दिखाई दे रहे हैं। अगर हम एक कोशिका से बने होते तो हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता अपने आप को। तो एक कोशिका वाले जीव बिना माइक्रोस्कोप के दिखते ही नहीं है। हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं तब हम बने हैं, तो हम होते हैं बहुकोशिकीय जीवों के अंदर। अब बहुकोशिकीय में कौन आते हैं? एनिमल आ जाते हैं, हम भी एनिमल में ही आते हैं, और पौधे आ जाते हैं यानी कि प्लांट आ जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर? अब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ, एक कोशिकीय जीव निम्न रूप में सक्षम होते हैं बेटा। ये क्या करते हैं? इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रहते हैं एक कोशिकीय जीव। परफॉर्मिंग ऑल द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, जीवन के सभी आवश्यक कार्यों को करते हैं प्यारे दोस्तों। मतलब ऐसा नहीं है कि एक कोशिकीय जीव खाना नहीं खाएगा, एक कोशिकीय जीव जनन नहीं करेगा, सब कुछ करते हैं वो, लेकिन वो स्वतंत्र रूप से रहते हैं। हम सब क्या है? बहुकोशिकीय हैं।
हम सब क्या करेंगे, हम सब मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं, ये स्वतंत्र अस्तित्व होता है इनका। तो ये भी एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि मैम कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। अब हम लोग लिखेंगे कोशिका का अध्ययन। ये क्वेश्चन भी आ जाता है भाई, जब हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ते हैं तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। आपको एक कोशिकीय बहुकोशिकीय छांटने के लिए आते हैं बेटा, याद रखना, ठीक है। तो आप लोग अब आपको पूछा जाएगा स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं भाई। जब हम कोशिका के बारे में पढ़ते हैं तो कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों, साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है बच्चों, साइटोलॉजी। तो पेपर में आ सकता है कि साइटोलॉजी किसका अध्ययन है, तो हम कहेंगे कोशिका का अध्ययन होता है साइटोलॉजी, ठीक है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। क्लास तो सही चल रही है, कहीं भी नहीं रुक रही बेटा। चलो आओ आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे कि मैम कोशिका की खोज किसने करी थी। कोशिका की खोज, अब आपको क्वेश्चन आएगा कि कोशिका की खोज किसने करी थी प्यारे दोस्तों, कोशिका की खोज। तो जब हम लोग कोशिका की खोज के बारे में बात करते हैं, जब हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल की, तो सेल की जो डिस्कवरी है वो किसने करी, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। कोशिका की खोज, तो कोशिका की खोज से दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपको पूछा जाता है कि मृत कोशिका को किसने खोजा, भाई मृत कोशिका को, मरी हुई कोशिका को किसने खोजा, ठीक है। मृत कोशिका, डेड सेल को किसने खोजा था, ये क्वेश्चन आ जाता है। डेड सेल यानी मृत कोशिका की खोज किसने करी थी। और एक क्वेश्चन आ जाता है जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी, जीवित कोशिका की खोज। तो कोशिका से दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कोशिका से दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं। एक तो मृत कोशिका की खोज किसने करी और एक जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी, ये दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो जब भी आपको पेपर में पूछेगा कि डेड सेल को किसने खोजा था, तो मृत कोशिका की खोज करी थी दोस्तों रॉबर्ट हुक ने। ये नाम याद रखना, ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि किसने सबसे पहले मृत कोशिका को खोजा था। आप बताते हो रॉबर्ट हुक, ठीक है। रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले 1665 में क्या किया था, मृत कोशिका की खोज करी थी। तो सर्वप्रथम मृत कोशिका को किसने खोजा, हु डिस्कवर्ड डेड सेल फर्स्ट, तो आपने कहा रॉबर्ट हुक ने खोजा था। अच्छा किस में खोजा था मृत कोशिका को, तो बताओगे कॉर्क कोशिका में खोजा था। कॉर्क कोशिका, कॉर्क क्या होता है, कॉर्क होता है लकड़ी का एक छोटा सा पीस। तो कॉर्क कोशिका में है ना, इन कॉर्क सेल, तो जो कॉर्क सेल होती है उसमें सबसे पहले मृत कोशिका की खोज हुई थी, किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने, है ना। अब आपको क्वेश्चन आए कि भाई लिविंग सेल को किसने खोजा था। आपको ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि भाई लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी थी, तो जीवित कोशिका को सबसे पहले खोजा था ल्यूवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट ने। किसने बच्चों, ल्यूवेनहॉक। तो जीवित कोशिका की जो खोज करी थी वो ल्यूवेनहॉक ने करी थी बेटा। किसने, ल्यूवेनहॉक। तो ल्यूवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट ने 1674 में क्या किया था, जीवित कोशिका को खोजा था 1674 में, 1674 में। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको आते हैं। मैम किस में खोजा था, तो आप बताते हो तालाब के पानी में, ठीक है। किस में खोजा था भाई, तालाब में खोजा था, इन पॉन्ड, ठीक है, तालाब के अंदर खोजा था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो मृत कोशिका को कॉर्क में खोजा गया था। कॉर्क होता है एक छोटा सा लकड़ी का पीस, इस तरीके से देखो ये कॉर्क है, ये क्या है बच्चा, ये कॉर्क। ऐसे जब रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की कोशिका को देखा, ऐसे ऐसे इसमें मधुमक्खी के छत्ते के समान एक छोटा सा लकड़ी का पीस है, इसी को कहते हैं कॉर्क। इसमें ऐसे से मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं नजर आई, इन्हीं संरचनाओं को नाम दिया गया सेल यानी कोशिका। अच्छा ये जो कॉर्क सेल है ना, इसके चारों तरफ एक पदार्थ पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। इसके चारों तरफ ऐसे एक पदार्थ पाया जाता है, मैम इस पदार्थ को क्या कहते हैं, तो ये कौन है, ये कॉर्क की कोशिका है, कॉर्क कोशिका, जिसमें सबसे पहले मृत कोशिका की खोज हुई थी। तो इस कॉर्क कोशिका में, इस कॉर्क सेल में एक इसके चारों तरफ एक पदार्थ पाया जाता है, इस पदार्थ को कहते हैं सुबेरीन। क्या कहते हैं, सुबेरीन। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि सुबेरीन कहाँ पाया जाता है, तो आप कहोगे मृत जो कॉर्क कोशिका है
उसके चारों तरफ सुबेरीन नाम का पदार्थ पाया जाता है। सुबेरीन इज फाउंड। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि एक कोशिका के चारों तरफ, एक मृत कोशिका के या एक कोर कोशिका के चारों तरफ कौन सा पदार्थ पाया जाता है? सुबेरीन। मैम ये क्या करता है? तो ये इसको जल और गैस रोधी बनाता है, मतलब इसके अंदर पानी नहीं जाने देगा, इसके अंदर गैसों को नहीं जाने देगा, तो ये पानी और गैस रोधी बनाता है इसको। तो ये भी आपको पॉइंट पूछ लेता है कि एक कोर कोशिका के चारों तरफ, है ना, एक कोर कोशिका के चारों तरफ जो पदार्थ पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, है ना। कराए मैम जो पहले के क्वेश्चन कुछ पूछा करिए बेटा, बिल्कुल पूछेंगे। अभी आपका जो मेन मोटिव है वो सिलेबस है, आप उसको टाइम से करें, ठीक है। चलो अब देखो इधर, तो कोर कोशिका के चारों तरफ क्या होता है? सुबेरीन नाम का एक पदार्थ होता है। ये सुबेरीन क्या करता है? इसको जल और गैस रोधी बनाता है कोर कोशिका को, यानी कोर कोशिका के अंदर वाटर एंड गैसेस को जाने नहीं देता, है ना। क्लियर? चलो आओ आगे बात करेंगे अब हम लोग। अब चलेंगे आगे की तरफ और अब बात करते हैं अगले पॉइंट की कि भाई इस संसार में सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका किसकी है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपको पेपर के अंदर कि भाई सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका। तो जब हम लार्जेस्ट सेल की बात करते हैं, सबसे बड़ी कोशिका की बात करते हैं, इस संसार में सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका किसकी है दोस्तों? शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा बेटा, ठीक है। शुतुरमुर्ग का अंडा, क्लियर। शुतुरमुर्ग का अंडा। इस संसार में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? ऑस्ट्रिच एग की होती है। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका संसार में सबसे बड़ी कोशिका है। तो ये सबसे बड़ी कोशिका है बेटा, ठीक है। और मैम सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे छोटी कोशिका, स्मॉलेस्ट सेल, संसार में सबसे छोटी कोशिका जो है वो होती है एक जीवाणु की, जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है भाई? माइकोप्लाज्मा की होती है, इसको कहते हैं हम लोग माइकोप्लाज्मा। तो संसार में सबसे छोटी कोशिका किसकी है? एक जीवाणु की है, इस जीवाणु का नाम है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक है। और प्यारे दोस्त, जो यहाँ पर आप लोगों का सबसे छोटी कोशिका है वो किसकी होती है? तो आप लोग बताकर चलते हो कि सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की। अच्छा ये माइकोप्लाज्मा क्या होता है? ये माइकोप्लाज्मा क्या होता है? तो ये माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है दोस्तों। अगर हम माइकोप्लाज्मा की बात करें, माइकोप्लाज्मा की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये जो माइकोप्लाज्मा है मैडम, इसकी कोशिका सबसे छोटी है संसार में। तो ये माइकोप्लाज्मा क्या होता है? तो इसकी कोशिका का साइज भी पूछ लेता है कई बार। तो माइकोप्लाज्मा की जो कोशिका है, इसकी कोशिका का जो आकार होता है वो होता है, आप बताते हो 0.1 से 0.3 माइक्रोन होती है। ये माइक्रोमीटर आप लोग बता सकते हो। ये इसकी कोशिका का क्या होता है? आकार होता है, साइज होता है, ठीक है। और ये क्या है? ये एक जीवाणु है दोस्तों। ये क्या है? एक जीवाणु है। माइकोप्लाज्मा क्या है? अ बैक्टीरिया। ये एक बैक्टीरिया है प्यारे दोस्तों, और इसके और भी बहुत सारे नाम हैं। इस माइकोप्लाज्मा को ना हम कई नामों से जानते हैं, इसके अलग अलग नेम है बेटा। इस माइकोप्लाज्मा के अलग अलग नाम है। क्या क्या नाम है भाई इसके? कोई बच्चा बता सकता है इस माइकोप्लाज्मा के क्या क्या नाम है? जल्दी बताओ भाई। आवाज गूंज रही है, ऐसा लग रहा है क्या? इस माइकोप्लाज्मा के क्या क्या नाम है ये बताएंगे आप लोग, जल्दी से बताओ। इस माइकोप्लाज्मा के नाम। इसकी सेल छोटी है मैम, हाँ जी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? PPLO कहते हैं इसको, PPLO। PPLO की फुल फॉर्म होती है प्ल्यूरोनेमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्ल्यूरोनेमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? प्ल्यूरोनेमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये भी आपको पूछ सकता है कि PPLO किसको कहते हैं? तो माइकोप्लाज्मा का ही दूसरा नाम होता है PPLO, यानी प्ल्यूरोनेमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म।
प्यूरोन्यूमोनिया, प्यूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लाइक, ये इसको हिंदी में कह देते हैं। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अच्छा, एक नाम तो इसका ये हो गया, इसको हम लोग MLO के नाम से भी जानते हैं, MLO, यानी MLO की फुल फॉर्म होती है मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म, मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसको हम लोग इस नाम से भी जानते हैं, मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आप इसको अणु के समान जीव भी कहेंगे, अणु के समान जीव, यानी बहुत छोटा है, अणु के समान जीव भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। अणु के समान जीव भी हम इसको कहते हैं, क्योंकि बहुत छोटा है बेटा, बहुत छोटा है ना, MLO भी कहते हैं। और पादप जगत का जोकर, अनिल बिल्कुल बेटा, तीसरा नाम इसका हो जाता है कि इसको पादप का जोकर भी कहते हैं, पादप जगत का जोकर, ठीक है। इसी को हम पादप जगत का जोकर भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि इसको कहा जाता है जोकर ऑफ प्लांट। तो पादपों का जोकर भी कहते हैं बेटा माइकोप्लाज्मा को, ठीक। और इस माइकोप्लाज्मा के बारे में एक पॉइंट और आपको याद रखना है, इसको PPLO, MLO और पादप जगत का जोकर कहते हैं। एक पॉइंट और याद रखना है जो मैं यहाँ लिख रही हूँ बेटा, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ठीक है। इसके अंदर क्या नहीं होती, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, यानी इसके चारों तरफ कोशिका भित्ति नहीं होती, ठीक है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इसके चारों तरफ क्या होता है, कोशिका भित्ति आपको नहीं पाई जाती। तो आप लोग बताओगे नो सेल वॉल, ठीक है, नो सेल वॉल, इसके पास सेल वॉल नहीं होती है, मतलब इसके चारों तरफ कोई प्रोटेक्शन नहीं होता, कोई भित्ति नहीं होती, है ना, क्लियर, समझ में आ गई बात। चलो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये PPLO के बारे में आपको पढ़ना था। इसकी कोशिका सबसे छोटी कोशिका होती है और इसमें सेल वॉल जो होती है, कोशिका भित्ति नहीं होती। अब हम बात करते हैं हमारे शरीर की, अब हम बात करते हैं मानव के शरीर की, कि भाई मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, ये भी पूछा जाता है। लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, या आप इसको बिगेस्ट भी लिख सकते हो बेटा, बिगेस्ट, आपको पेपर में आता है बिगेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। चलो, लार्जेस्ट भी आ सकता है या बिगेस्ट भी आ सकता है लिखा हुआ। आप बताते हो ये क्या है बेटा, अंडाणु कोशिका, ठीक है, अंडाणु कोशिका, अंडाणु जो लड़कियों में बनते हैं, है ना, तो अंडाणु कोशिका जिसको कहते हैं हम लोग ओवम सेल, ये ओवम सेल हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। इंसानों में या मानव के अंदर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, ओवम सेल, जिसको कहते हैं अंडाणु कोशिका, ये इस तरीके से, ठीक है। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो बताते हो स्पर्म सेल, ठीक है, स्पर्म सेल यानी कि शुक्राणु कोशिका, तो लड़कों में बनते हैं ना शुक्राणु, तो शुक्राणु कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है। समझ में आ गई बात, शुक्राणु कोशिका। तो ये भी आपको पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो ये भी आपको पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आपको ये भी पूछा जाएगा कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, ये भी पूछा जा सकता है। तो भाई आ जाओ, अब मैं आपको बताती हूँ मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। ये क्या है, एक तंत्रिका कोशिका। तो कभी भी आपको पूछे कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, बेटा ये चैप्टर काफी बड़ा है और काफी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं कमेंट्स कम ले रही हूँ जिससे कॉन्सेप्ट ज्यादा पढ़ा पाऊँ आपको, ठीक है, इसीलिए आपके मैं डाउट कम ले रही हूँ जिससे ज्यादा पढ़ा सकूं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो आप लोग बताओगे लॉन्गेस्ट सेल, ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है, आप कहोगे तंत्रिका कोशिका। ये कौन सी कोशिका है भाई, तंत्रिका है। तो तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका आपके शरीर की मानी जाती है। नर्व सेल, जिसको हम लोग कहते हैं नर्व सेल, ठीक है, तंत्रिका कोशिका, जिसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था।
तंत्रिका कोशिका, ठीक है। तो ये तंत्रिका कोशिका आपके शरीर की सबसे लंबी कोशिकाओं में गिनी जाती है, ठीक है, तंत्रिका कोशिका, ठीक है। एक बार वापस से एप्लीकेशन से निकलो, फिर दोबारा से सेशन को ज्वाइन करो अगर ऐसी कोई दिक्कत हो रही है तो। चलो आओ अब आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग बात करते हैं, एक और पॉइंट आपको आता है कि कोशिका सिद्धांत को किसने दिया था। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि कोशिका से संबंधित कोशिका सिद्धांत किसने दिया था भाई। तो ये भी आप एक छोटा सा पॉइंट है जिसको पूछा जाता है, कोशिका सिद्धांत, कोशिका से संबंधित कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी को किसने दिया था, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। बस साइंटिस्ट का नाम आपको पूछा जाता है कि कोशिका से संबंधित एक थ्योरी आई थी जिसको कहते हैं सेल थ्योरी, मतलब सारे के सारे सजीव कोशिका से बने हैं, जो बात मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। कोशिका ही जीवधारियों की मूलभूत इकाई है, जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। ये सब क्वेश्चन आपको पेपर में आते हैं। यही थी सेल थ्योरी। कि सेल थ्योरी में क्या बताया था कि सब सारे सजीवों का शरीर कोशिका से बना है, सारे सजीवों के शरीर की मूलभूत इकाई फंडामेंटल यूनिट होती है सेल, जो मैं अभी आपको समझा चुकी हूँ, है ना, जो मैं अभी आपको समझा चुकी हूँ बेटा। क्लियर। हाँ, अभी साइटोप्लाज्म के बारे में भी बताएंगे। तो सेल थ्योरी को किसने दिया था, तो आप लोग बताओगे, दो साइंटिस्ट थे, शिल्डिन और स्वान, शिल्डिन तथा श्वान ने दिया। तो ये पूछा जाता है कि सेल थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट कौन थे। तो आपने बताया शिल्डिन और स्वान ने दिया था सेल थ्योरी, ठीक है। कब दिया था, तो आप बताकर चलते हो 19, आप लोग बताओगे 1838 से 1839, ये दोनों ही ईयर सेल थ्योरी के थे बेटा, ठीक है। चलो, तो आपको कभी भी पूछे कि किसने सेल थ्योरी को दिया था, तो शिल्डिन तथा श्वान ने दिया था। ये दो साइंटिस्ट थे बेटा, ठीक है। तो शिल्डिन एंड श्वान, शिल्डिन आप लोग बताओगे वॉज गिवन बाय, सेल थ्योरी को किसने दिया था, वॉज गिवन बाय शिल्डिन एंड श्वान, शिल्डिन एंड श्वान। तो दो साइंटिस्ट थे, शिल्डिन और श्वान, इन दोनों ने क्या करा था, सेल थ्योरी को दिया था। तो ये आपको याद रखना है, 1838 और 1839 दोनों थे बेटा, ठीक है। चलो आ जाओ, ये दोनों ईयर हैं सेल थ्योरी के। तो ये भी एक पॉइंट है जो आपको एग्जामिनेशन में सीधा आता है, स्टार लगा लेना, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, बहुत बार पूछा गया है, कोशिका से सेल थ्योरी को किसने दिया था। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग बात करते हैं कोशिका के प्रकार की, कि भाई कोशिका कितने प्रकार की होती है ना। अब हम बात करते हैं कोशिका के प्रकार। अब बात करेंगे कोशिका के प्रकार कि भाई कोशिका कितने प्रकार की होती। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेल की, टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। तो जो कोशिका होती है ना बेटा, ये होती है दो तरीके की, ठीक है। कोशिका कितने प्रकार की होती है भाई दोस्तों, दो प्रकार की होती है कोशिका। मैम कौन कौन सी, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। एक होती है बेटा प्रोकैरियोटिक सेल, जिसको कहते हैं हम लोग अकेंद्रीय कोशिका, हिंदी में कहते हैं भाई अकेंद्रीय कोशिका, यानी प्रोकैरियोटिक सेल, अकेंद्रीय कोशिका, ठीक है। और दूसरी हो जाती है भाई यूकैरियोटिक सेल, दूसरी हो जाती है यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल, यानी कि सकेंद्रीय कोशिका जिसको कहते हैं। क्या कहते हो जिसको, सकेंद्रीय कोशिका कहते हैं। तो कोशिका दो तरीके की होती है, अकेंद्रीय और सकेंद्रीय, यानी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, दो तरीके की होती हैं कोशिकाएं, ठीक है। क्लियर। अब यहीं से क्वेश्चन बनते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका किस प्रकार की होती हैं, ये यहीं से अब आपको क्वेश्चन बनेंगे। तो जब हम लोग यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं बेटा, तो ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर आप लोगों को मतलब जिनका साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा है। वैसे तो कोशिका छोटी ही होती है, माइक्रोस्कोप से ही दिखती है, बट यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के साइज को देखोगे तो प्रोकैरियोटिक काफ़ी छोटी होती है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, ठीक है।
यानी प्रो का मतलब जो पहले बनी है, तो पहले बन गई थी कोशिका। और इनके साइज की अगर हम लोग बात करें तो इनका साइज कैसा होता है भाई? तो आप बताओगे मैम इनका साइज बहुत छोटा होता है। तो कभी भी पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में किसका आकार छोटा होता है, इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल विच इज स्मॉलर इन साइज, तो आप बताओगे प्रोकैरियोटिक का साइज छोटा होता है। मैम यूकैरियोटिक थोड़ी बड़ी होती है, दिखेंगी दोनों माइक्रोस्कोप से, दिखेंगी दोनों माइक्रोस्कोप से, लेकिन यहाँ पर अगर प्रोकैरियोटिक को देखो तो ये ज़्यादा छोटी है, किसके कंपैरिजन में? यूकैरियोटिक के। तो यूकैरियोटिक का आकार थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि दोनों में केंद्रक होता है क्या? तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता। मैम केंद्रक क्या होता है? मैम केंद्रक क्या होता है? तो प्यारे दोस्तों जब हम लोग बात करते हैं किसकी? कोशिका की। मान लो कि आपकी एक कैसी कोशिका है? एक यूकैरियोटिक कोशिका है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है आपकी, ठीक है। ये इसके बीच में ऐसे यहाँ पर इसका डीएनए होता है, ये इसका क्या है? डीएनए। अब मान लो ये कैसी कोशिका है भाई? ये एक यूकैरियोटिक कोशिका है। अब इसके बीचों बीच होता है इसका केंद्रक, ये इसका केंद्रक है, देखो ये इसका केंद्रक है। अगर हम आपकी ये कोशिका को देखेंगे, प्रोकैरियोटिक को देखेंगे, ये कौन सी कोशिका है बेटा? ये है प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये है प्रोकैरियोटिक कोशिका। ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये अकेंद्रीय कोशिका है। आज बेटा थोड़ा सा लाइट का इशू है, अगर क्लास बंद हो जाए ना तो फिर सोचना कि मैं कल लगवाऊंगी फिर क्लास आपकी संडे में। थोड़ा सा आज लाइट का इशू है, पता नहीं क्यों अभी तक आई नहीं है, हो सकता है क्लास बीच में बंद हो जाए। तो बंद हो गई तो समझ लेना कि अब क्लास कल होगी, ठीक है। उसके बाद कल होगी प्यारे दोस्त क्लास, ठीक है। अब देखो बेटा हैंड से ही पढ़ा रही हूँ, अभी भी पैर से कहाँ पढ़ा रही हूँ मैं, हाथों से ही तो पढ़ा रही हूँ। बड़ा टॉपिक है बेटा, अगर मैंने हाथों से पढ़ाया ना तो एक हफ्ता ले जाएगा आपका ये टॉपिक, एक हफ्ता ले जाएगा। और हमें 20 से 22 क्लास में सिलेबस खत्म करना है बेटा, क्योंकि एक ही नंबर की बायोलॉजी आती है, उतना हमारे पास नहीं है टाइम कि हम इस बायोलॉजी को 50 क्लासों तक खींचे। अगर मैंने ये टॉपिक आपको हाथ से पढ़ाया तो बेटा ये एक हफ्ता ले जाएगा टॉपिक, उतना टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। चलो संडे है, लेकिन क्योंकि टॉपिक आपका समय से ख़त्म करने हैं तो हो सकता है कल मैं क्लास शेड्यूल करवाऊँ। अगर शेड्यूल है तो एक बार देख लीजिएगा, अगर शेड्यूल नहीं है तो फिर मंडे में होगी फिर क्लास, ठीक है। हाँ कल संडे है, ठीक है, मुझे लगा कल मंडे है। अगर आप लोगों की मैं देखूंगी कल, अगर जो टाइम मिला, जैसे संडे में कई बार बहुत से काम होते हैं जो निपटाने होते हैं, ठीक है। चलो अगर शेड्यूल है तो फिर होगी कल, नहीं है तो फिर मंडे में ही होगी। ये होती है आप लोगों की क्या? यूकैरियोटिक कोशिका। ये कौन सी कोशिका है दोस्तों? यूकैरियोटिक। तो जब आप प्रोकैरियोटिक को देखोगे तो यहाँ केंद्रक आपको नहीं नजर आ रहा, बस डीएनए रखा हुआ है ऐसे ही, लेकिन यहाँ पर आपको पहले केंद्रक नजर आ रहा है और फिर उसके अंदर डीएनए है, फिर उसके अंदर डीएनए है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो प्रोकैरियोटिक में आपका केंद्रक नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता, एंड यूकैरियोटिक हैव न्यूक्लियस। तो यहाँ पर आपने लिखा कि केंद्रक नहीं होगा एंड यहाँ पर न्यूक्लियस उपस्थित है, प्रेजेंट है। तो किस प्रकार की कोशिका में न्यूक्लियस होता है? विच टाइप ऑफ सेल हैव न्यूक्लियस? तो आप कहोगे यूकैरियोटिक कोशिका में होता है न्यूक्लियस, है ना, प्रोकैरियोटिक में नहीं। अब जब हम गुणसूत्र की बात करते हैं बेटा, जब हम इन दोनों कोशिकाओं में गुणसूत्र की बात करते हैं तो भाई इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक ही गुणसूत्र होता है, एक ही गुणसूत्र, और वो भी गोलाकार होता है, सिंगल सर्क्यूलर, एक ही गुणसूत्र होगा। लेकिन इनमें एक से अधिक, जैसे हमारी कोशिका में कितने गुणसूत्र हैं? हमारे पास तो 46 गुणसूत्र होते हैं, एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं यूकैरियोटिक में। ये वाली कोशिका हमारे अंदर होती है, ठीक है। अच्छा जब हम लोग बात करते हैं कोशिकांगों की, तो भाई यहाँ पर झिल्ली से घिरे कोशिकांग नहीं पाए जाते, मतलब जिन कोशिकांगों के चारों तरफ झिल्ली होती है वो कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होते, यानी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल यहाँ पर नहीं होते। जबकि हमारी कोशिका या यूकैरियोटिक में यहाँ पर आपको सारी चीजें मिलती हैं, झिल्ली से घिरे हुए सेल ऑर्गेनल भी होंगे, बिना झिल्ली वाले भी होंगे, यहाँ सब कुछ होगा। यहाँ पर आपको मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल देंगे। और लास्ट में सेल डिवीजन कैसा, कोशिका कैसे अपने आप को विभाजित करेगी? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होगा फिजन या फिर बडिंग। मैंने आपको पढ़ाया था ना, मुकुलन होता है, विखंडन होता है। अमीबा में मैंने आपको विखंडन बाइनरी फिजन बताया था,
और हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन बताया था, है ना। और यहाँ पर क्या होता है, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। अब हम बात करते हैं, है ना, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात। दीपक मतलब तुम किस बारे में बताना चाह रहे हो ये भी थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। रील बनाने के अलावा भी हमें बहुत काम होते हैं बेटा, हम भी टीचर हैं, हम भी इंसान हैं, हमारे भी घर में हमारी भी रिश्तेदारियां हैं, हमारे घर के लिए भी सामान लाना पड़ता है, क्योंकि संडे ही हम लोगों को भी ऑफ मिलता है। हम भी रोटी खाते हैं बेटा, हमें भी रोटी खाने के लिए चावल आटा दाल लानी पड़ती है अपने घर में। हमारे घर में अगर कोई टूट हो रही है तो कोई प्लम्बर वगैरह को बुलाकर, किसी मिस्त्री को बुलाकर हमें भी वो चीज़ें सही करवानी पड़ती हैं, है ना। तो सिर्फ रील बनाने से ही थोड़ी ना मतलब होता है दोस्त, रील बनाने से ही थोड़ी ना मतलब है कि कल संडे है तो रील, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो बहुत से काम होते हैं संडे में, क्योंकि जब हम वर्किंग होते हैं तो सिर्फ संडे ही होता है जिसमें हमें ऐसे काम अपने घर के देखने पड़ते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ आगे बात करते हैं, नई क्लास तो चल रही है, अब आ जाओ आगे बात करते हैं बेटा। रागनी आपका मैसेज आ रहा है बेटा, रागनी मैसेज आ रहा है, स्टेप 3 और 4। देखो जब हम कोशिका को देखेंगे, जब हम किसी सेल को देखेंगे बेटा तो सेल के अंदर हम लोगों को बहुत से जो ऑर्गेनल हैं वो नजर आते हैं, मतलब अलग अलग तरीके के पार्ट हमें सेल के अंदर नजर आते हैं। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो झिल्ली से घिरे रहते हैं, तो वो झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग जो होते हैं वो आप लोगों के इसके अंदर प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, मैं बताऊंगी अगली क्लास में, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसके अंदर आपके झिल्ली नुमा कोशिकांग नहीं होते हैं, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया एक झिल्ली से घिरा कोशिकांग है जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता, जबकि यहाँ पर पाया जाता है। और यहाँ पर जब एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनेगी तो वो इन विधियों द्वारा बनेगी, जबकि यहाँ पर एक कोशिका से दूसरी कोशिका माइटोसिस और मियोसिस द्वारा बनेगी, ठीक है। ये मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको बताया प्यारे बच्चा, ठीक है। चलो अब आगे हम लोग बात करते हैं कि जब हम लोग आपकी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल की बात करेंगे तो कौन सी ऐसी कोशिकाएं हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिका से बनी है, उदाहरण, ठीक है। आपको पूछता है भाई उदाहरण, ठीक है, एग्जाम्पल, कि भाई किस किस के अंदर ये प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, तो याद रखना जीवाणु के अंदर। कभी भी पूछे कि जीवाणु में कैसी कोशिका पाई जाती है, तो जीवाणु के अंदर पाई जाती है, आप बताते हो प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। आपको दूसरा एग्जाम्पल पूछे तो बताना नीली हरी शैवाल, नीली हरी शैवाल। अब होने वाली है क्लास बंद,